नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरजी स्मार्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफी के चैप्टर 2 पर हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि है अक्षांश एवं देशांतर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग पढ़ते हैं कि ग्लोब, आखिर ग्लोब जो है वो क्या होता है। तो हमें पता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो पूर्णतया गोलाकार नहीं है। पृथ्वी जो है वो ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी हुई है और मध्य में थोड़ी सी उभरी हुई है। तो पृथ्वी का ये खास आकार जो है इसको हम लोग बोलते हैं भू आब। इंग्लिश में अगर हम लोग बात करें तो इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं ज्यूआइड, ठीक है। और पृथ्वी का जो ये खास आकार है भू आब, तो अगर भू आब का आप अर्थ पूछें तो भू आब का अर्थ ही होता है पृथ्वी के जैसा, ठीक है। ग्लोब की अगर बात करें तो जो ग्लोब है वो पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है, यानी कि एक मिनिएचर है। अब आप सभी ने ग्लोब देखा है तो हमें पता है कि जो ग्लोब है वो स्थिर नहीं होते हैं। ग्लोब को हम घुमा सकते हैं, ठीक है। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, ग्लोब को घुमाया जा सकता है। तो ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों एवं महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब मान लीजिए कि पृथ्वी जो है वो गोल है, तो उस गोले पे अगर आपको किसी खास पॉइंट की लोकेशन बताना है तो फिर थोड़ा सा आपके लिए क्या होगा, कठिन होगा, ठीक है। तो इसलिए हमें पृथ्वी पर किसी भी स्थान की स्थिति कैसे बताना है, तो इसके लिए कुछ खास बिंदुओं और कुछ रेखाओं की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स यानी कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहते हैं। अगर हम ग्लोब की बात करें तो ग्लोब में एक सुई होती है झुकी हुई अवस्था में, जिसको ग्लोब का क्या बोलते हैं, अक्ष। अगर आप ग्लोब का यहाँ पे फोटो देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक लाइन जैसी जो दिख रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको जो है अक्ष बोलते हैं। और इसकी सहायता से हम ग्लोब को जो है वो चारों तरफ घुमा सकते हैं, ठीक है। तो ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में एक सुई होती है जिसे ग्लोब का अक्ष कहा जाता है। और ग्लोब पर स्थित वे दो बिंदु जिनसे होकर ये सुई गुजरती है, तो उसे कहते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो अगर आप यहाँ पे आप ग्लोब को ध्यान से देखेंगे तो जो ये ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल। और जो ये नीचे वाला पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं साउथ पोल, ठीक है। आगे देखिए, ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की तरह पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जा सकता है। तो हम ध्यान रखेंगे कि मैप में या फिर ग्लोब में ऊपर जो है वो होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इस तरफ होता है ईस्ट और इस तरफ होता है वेस्ट। तो पृथ्वी कैसे घूमती है, पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर। तो ठीक उसी तरह हम ग्लोब को भी पश्चिम से पूरब की ओर जो है वो घुमा सकते हैं। पृथ्वी पर ऐसी कोई सुई नहीं होती है, यह अपने अक्ष पे चारों ओर घूमती है, जो कि एक काल्पनिक रेखा है। क्लियर। तो अगर हम लोग ग्लोब में और पृथ्वी में जो एक मेन डिफरेंस है उसकी बात करें तो आपको पता है कि जो अर्थ है, तो अर्थ में ऐसी कोई एक जो रेखा है ये वास्तविक रेखा नहीं है। अर्थ में काल्पनिक रेखा है जो उसका अक्ष है, और इसी अक्ष के जो चारों ओर पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर जो है वो चक्कर लगाती रहती है। ग्लोब में हमको ये सुई दिखती है जो कि ग्लोब का अक्ष है, लेकिन पृथ्वी में हमें ऐसी कोई सुई नहीं दिखती। पृथ्वी का जो अक्ष है वो एक काल्पनिक रेखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अक्षांश रेखाओं के बारे में कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले आप यह समझें कि अगर आप ग्लोब बनाएंगे कुछ इस तरीके से, तो ग्लोब पे कुछ रेखाएं आपको इस तरीके से दिखेंगी, तो इनको हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। और कुछ रेखाएं आपको दिखेंगी इस तरीके से, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखाएं। तो अभी हम लोग अक्षांश और देशांतर रेखाएं इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल जो है वो पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अक्षांश रेखाओं के बारे में। अक्षांश रेखाएं किन्हें कहा जाता है, तो देखिए विषुवत वृत्त, ठीक है। अब विषुवत वृत्त क्या होता है, इसको समझने के लिए हमें जो है मैप की जरूरत पड़ेगी। तो जो रेखा पृथ्वी को 20 से 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, जो रेखा पृथ्वी को 20 से 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, इसको हम लोग बोलते हैं विषुवत वृत्त, या फिर इसी रेखा को बोला जाता है भूमध्य रेखा, ठीक है। तो इसी को विषुवत वृत्त या फिर विषुवत रेखा बोलते हैं, और इसी को भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं इक्वेटर का। क्लियर। तो देखें, विषुवत वृत्त के उत्तर में स्थित
जितनी भी समानांतर रेखाएं हैं तो उनको उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। उत्तरी अक्षांश रेखाएं जो है वो कहा जाता है। तो अब भूमध्य रेखा के अगर हम उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर किधर होगा? ऊपर की ओर। ठीक है, नॉर्थ अभी आपको मैंने बताया कि नॉर्थ हमेशा ऊपर की ओर होता है और साउथ जो है हमेशा किस ओर होता है? नीचे की ओर। तो भूमध्य रेखा से जो उत्तर की ओर का भाग है इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। जो कि भूमध्य रेखा के उत्तर की तरफ का भाग है तो इसे हम लोग बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। और जो भी भूमध्य रेखा के नीचे का भाग है, साउथ का जो भाग है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो ये पॉइंट आप याद रखोगे। ठीक है, ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले को बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो अब यही चीज यहां पर दी हुई है कि उत्तर में स्थित जितनी भी समानांतर रेखाएं हैं यानी कि जो पैरेलल रेखाएं हैं उनको बोलते हैं उत्तरी अक्षांश रेखाएं, और जितनी भी दक्षिण में स्थित रेखाएं हैं इनको हम लोग बोलते हैं दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। क्लियर? भूमध्य रेखा की अगर हम लोग बात करें तो जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है इसी को भूमध्य रेखा कहा जाता है। तो अगर आप मैप में देखेंगे जहां पे मैंने भूमध्य रेखा लिखा, जो बीच वाली आपकी रेखा है, तो इसका जो मान है वो होता है 0 डिग्री अक्षांश। इसका मान कितना होता है? 0 डिग्री अक्षांश, और इसी को हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्लियर? 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कर्क रेखा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। याद रखेंगे, कर्क रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये वाली जो आपकी रेखा है, ठीक है, थोड़ा सा अगर ऊपर आप जाएंगे तो ये रेखा जो आपको दिख रही है इसका मान होगा 23.1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्योंकि भूमध्य रेखा के उत्तर में जा रहे हैं तो इसको उत्तरी अक्षांश बोलेंगे। तो इस रेखा को बोला जाता है कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर देखें आगे, 23.5 डिग्री जो आपकी दक्षिणी अक्षांश रेखा है तो इसको बोला जाता है मकर रेखा। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो अगर आप भूमध्य रेखा से साउथ में जाएंगे तो ये वाली जो आपकी रेखा है इसका जो मान होगा वो होगा 23.1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, 23.1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और इसी को हम बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, या फिर इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। आगे बढ़ते हैं। 66.1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है इसको बोला जाता है आर्कटिक रेखा। तो इसको भी मैप में चलिए समझ लेते हैं। तो जब कर्क रेखा से थोड़ा और ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो आपकी जो ये वाली रेखा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे 66.1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है, 66.1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो जो ये 66.1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है इसको कहा जाता है आर्कटिक रेखा। और ठीक इसी तरह 66.1/2 डिग्री जो आपकी दक्षिणी अक्षांश रेखा है इसको कहा जाता है अंटार्कटिक रेखा। तो इसको भी मैप से समझ लेते हैं। ये देखें, जब आप 23.1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो यहां पे जो आप ये रेखा देख रहे हैं इसका जो मान है वो होगा 66.1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। ठीक है, 66.1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं अंटार्कटिक रेखा। क्लियर? अब एक चीज आप और समझें कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं। तो जो आप ये देख रहे हो ये पोल है, ये क्या है? ये है पोल, ये है उत्तरी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव में जो आप यहां पे देख रहे हो इस रेखा का जो मान है, इस रेखा का जो मान है वो होगा 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कितना होगा? 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और ठीक इसी तरह आपको नीचे यहां पे दक्षिणी ध्रुव मिलेगा। तो जो दक्षिणी ध्रुव है उसका मान कितना होगा? 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो अगर कभी भी एग्जाम में यह पूछा जाए कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो आपने देखा कि यह बीच वाली भूमध्य रेखा थी यानी कि इक्वेटर। तो अब 90 रेखाएं इसके ऊपर तक हैं और 90 रेखाएं जो हैं वो इसके नीचे तक की हैं। तो 90 ऊपर हो गई, 90 नीचे हो गई, यानी कि कितनी हो गई? 180, 180। और एक जो बीच में आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है यानी कि भूमध्य रेखा, तो ये इसमें और ऐड कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 181। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो अक्षांश रेखाएं हैं उनकी संख्या होती है 181। अगर आप 180 पे टिक करोगे तो आप गलत करोगे। ठीक है, ये एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है क्लास 6 में। कई स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो आपकी अक्षांश रेखाएं हैं वो 180 हैं। तो ध्यान रखेंगे कि 180 नहीं है, 181 है।
90 जो हैं वो स्थित हैं उत्तरी अक्षांश में, 90 स्थित हैं दक्षिणी अक्षांश में, और एक खुद आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं। तो इस तरह से टोटल जो है आपकी 181 यानी कि 181 अक्षांश रेखाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे अगर पूछा जाए कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य में दूरी कितनी होती है, तो जैसे हमने पहले पढ़ा कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो समानांतर होती हैं यानी कि पैरेलल होती हैं। अगर आप मैप में देखेंगे तो कहीं पे भी आप देखें दो अक्षांश रेखाओं के बीच में जो दूरी है वो हर जगह आपको कैसी दिख रही है, हर जगह आपको एक समान दिख रही है, बिल्कुल बराबर दिख रही है ना। तो दो अक्षांश रेखाओं के मध्य में जो दूरी होती है वो होती है 111 किलोमीटर की। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा कि अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं यानी कि पैरेलल होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात करें भूमध्य रेखा पर स्थित देशों की, तो भूमध्य रेखा को हमें पता है कि भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा को क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इक्वेटर। तो कौन कौन से देश हैं जहां से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो उनमें जो इंपॉर्टेंट देश हैं वो आप याद रखोगे, इंडोनेशिया, ब्राजील, केन्या और मालदीव। इन सभी देशों से भूमध्य रेखा जो है वो गुजरती है। अब अगर हम लोग बात करें कि कर्क रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं, तो कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर कौन कौन से देश स्थित हैं? तो इनमें भारत है, चीन है, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, मिस्र है और नाइजर है। तो इतने देशों से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, कितने राज्यों से गुजरती है? भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। क्लियर? कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है यहां पे मैंने लिख दिया है, इसको आप नोट कर लेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि अब मकर रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं। तो देखें मकर रेखा पर जो स्थित देश हैं तो इनमें जो इंपॉर्टेंट देश हैं, जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं वो हैं दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, पराग्वे, ऑस्ट्रेलिया, बोत्सवाना, चिली, नामीबिया और अर्जेंटीना। तो ये सब वो महत्वपूर्ण देश हैं जहां से मकर रेखा गुजरती है। अगर हम लोग मैप की बात करें और मैप में आपसे यह पूछा जाए कि विश्व का वह एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जहां से कर्क और मकर ये दोनों रेखाएं गुजरती हैं, तो आपका आंसर होगा अफ्रीका। अफ्रीका ही विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से कर्क और मकर ये दोनों रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये वो 8 राज्य हैं भारत के जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं ताप कटिबंध के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ताप कटिबंध, एनसीईआरटी क्लास 6 का। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा और इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम जो है उसमें जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मौसम में परिवर्तन क्यों होता है, तापमान में परिवर्तन क्यों होता है, इन सब चीजों को समझने के लिए हमें ताप कटिबंध जो है ये पता होना जरूरी है। तो देखें कर्क रेखा और मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर जो सूर्य है वो वर्ष में एक बार दोपहर में सर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है एवं इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो इसमें आपको यह बताया गया कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का स्थित जो पार्ट है, ठीक है, तो उसको भी मैप से समझें। देखिए यहां पे मैंने कर्क रेखा बनाई हुई है, ठीक है, 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। और जो आपकी 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है इसको बोलते हैं मकर रेखा। भूमध्य रेखा तो आपको पता होगा कि 0 डिग्री है, इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का पार्ट यानी कि आपका जो टोटल ये वाला पार्ट है ना, आपका जो ये वाला पार्ट है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं उष्ण कटिबंध। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं उष्ण कटिबंध, क्योंकि ये वो पार्ट है जहां पे जो सूर्य की किरणें हैं वो वर्ष में एक बार जो है बिल्कुल सीधे चमकती हैं। दोपहर में सिर के बिल्कुल ठीक ऊपर सूर्य होता है, तो सबसे ज्यादा ऊष्मा भी यहीं पर प्राप्त होती है। इस वजह से इस पार्ट को बोलते हैं उष्ण कटिबंध। क्लियर? आगे देखें। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर सूर्य जो है दोपहर का वो कभी भी सर के ठीक ऊपर नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसका भी एक रीजन है। उस रीजन को समझने के लिए भी एक हमको जो है फिगर देखना पड़ेगा। जैसे कि मान लें कि यहां पर आपका सन है, ये मान लीजिए कि आपका क्या है, ये आपका जो है ये आपका सूर्य है।
तो देखो जो सूर्य की किरणें हैं वो यहां तक एकदम बिल्कुल ऐसे करके सीधे पड़ेंगी, है ना, इतने पार्ट में। फिर इसके बाद जब आप ऊपर जाओगे तो वैसे वैसे सूर्य की किरणें क्या होने लगेंगी, धीरे धीरे सूर्य की किरणें जो है वो तिरछी होने लगेंगी। तो जब सूर्य की किरणें तिरछी होने लगेंगी, इसका मतलब ये हुआ कि पर्याप्त जो ऊष्मा है, वो पूरी ऊष्मा सूर्य की है वो वहां तक नहीं पहुंचेगी। ठीक है, तो यही चीज इसमें बताई गई है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर जो दोपहर का सूर्य है वो कभी भी सर के ठीक ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा के जो बीच वाला क्षेत्र है वहां का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो एक बार मैं ग्राफ से समझा देता हूं आपको फिर से इस पॉइंट को, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर देखिएगा इसको। देखें, अब हमें पता है कि आपका जो भूमध्य रेखा है ये 0 डिग्री अक्षांश है। ठीक, कर्क रेखा क्या हो गया, 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश। मकर रेखा क्या हो गया, 23 सही 1/2 डिग्री जो है आपका दक्षिणी अक्षांश। तो ये जो बीच का पार्ट है, ये आपका जो इतना पार्ट है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं उष्ण कटिबंध। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं उष्ण कटिबंध, क्योंकि यहां पर सूर्य की किरणें जो हैं वो एकदम सीधे पड़ती हैं। अगर यहां पर सूर्य को आप मान लो तो यहां पर जो सूर्य की किरणें हैं वो एकदम सीधे पड़ेंगी। जैसे जैसे इसके ऊपर जाएंगे वैसे वैसे जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी होती जाएंगी। क्लियर। तो इसमें यह बताया गया है कि कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा, तो आर्कटिक रेखा यानी कि 66 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो अब ये वाला जो पार्ट है आपका ये वाला, और उसके अलावा मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा यानी कि 66 सही 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो आपका जो ये वाला पार्ट है, तो यहां पे देखें सूर्य की किरणें कैसी पड़ रही हैं, तिरछी पड़ रही हैं, तो इसलिए यहां पर अधिक गर्मी नहीं होगी और इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, और ऐसे ही ऊपर वाला जो पार्ट है इसको भी आप क्या बोलोगे, इसको भी आप बोलोगे शीतोष्ण कटिबंध। तो दोनों साइड होगा, ये उत्तरी गोलार्ध में भी होगा और ये दक्षिणी गोलार्ध में भी होगा। यहां पे सूर्य की किरणें तिरछे पड़ेंगी, इसलिए यहां पर आपको सर्दी का मौसम जो है वो देखने को मिलेगा। आगे देखें, फिर इसके बाद में बताया गया है कि ध्रुव की तरफ जैसे जैसे और ध्रुव के नजदीक जाएंगे वैसे वैसे जो सूर्य की किरणें हैं वो और अधिक तिरछी होती जाती हैं, और उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं आर्कटिक रेखा तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं अंटार्कटिक रेखा के बीच का जो क्षेत्र है यहां का तापमान मध्यम रहेगा, इसलिए इसे कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। तो ये मैंने आपको समझा दिया, शीतोष्ण कटिबंध, सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी, ज्यादा गर्मी होगी तो उष्ण कटिबंध बोलेंगे। जब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, आगे देखें, फिर इसमें बताया गया है कि उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक रेखा एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक रेखा और दक्षिणी ध्रुव, तो इनके बीच का जो क्षेत्र है वहां पर ठंड बहुत अधिक होती है, इसलिए इसको बोलते हैं शीत कटिबंध। तो इसको भी आप ध्यान से समझें। देखो, आपको पता है कि लास्ट में बिल्कुल यहां पर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और यहां पे बिल्कुल जो लास्ट वाला पार्ट है ये वाला, यहां पे आपका 90 डिग्री जो है वो दक्षिणी अक्षांश है। ठीक, तो आर्कटिक रेखा से लेके आपका ये वाला उत्तरी ध्रुव का क्षेत्र और यहां पर अंटार्कटिक रेखा से लेकर आपका दक्षिणी ध्रुव वाला क्षेत्र, तो यहां पर अत्यधिक ठंड पड़ती है, साल भर यहां पर बर्फ पड़ती रहती है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं शीत कटिबंध। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग जो है वो बोलते हैं शीत कटिबंध। दोनों साइड याद रखेंगे, दोनों साइड होगा शीत कटिबंध, उत्तरी ध्रुव में भी होगा और आपका जो दक्षिणी ध्रुव है यहां पर भी होगा। आई होप आप लोग को क्लियर समझ में आ गया होगा। किसी को भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं उसका जल्दी आंसर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं यानी कि लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया कि अगर आप ग्लोब को देखोगे तो ग्लोब पे कुछ लाइंस आपको इस तरीके से दिखती हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, और इसके अलावा कुछ रेखाएं लंबवत होती हैं यानी कि इस तरीके से। तो जो ये लंबवत रेखाएं हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं देशांतर रेखाएं। तो आइए जानते हैं कि देशांतर रेखाएं क्या होती है और इनका क्या इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसमें देखो, आपको बताया गया है कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली जो रेखाएं हैं इनको देशांतर रेखाएं कहा जाता है। तो आइए इसको भी मैप से समझ लेते हैं। तो आपको पता है कि सबसे ऊपर यहां पर जो है ये उत्तरी ध्रुव है, ऐसे अगर आप नीचे देखेंगे यहां पर तो ये आपका दक्षिणी ध्रुव है। ठीक, तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जो जोड़ने वाली ये रेखाएं हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखाएं। जितनी भी रेखाएं
आपको उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ते हुए यहां पर दिखाई दे रही हैं इस फिगर में, ये सभी आपकी देशांतर रेखाएं हैं। ये सभी क्या हैं? ये सभी आपकी देशांतर रेखाएं हैं। क्लियर? चलिए देशांतर रेखाओं के बारे में एक चीज और जान लें कि जो आपके बीच में है, जो मैंने सबसे पहले बनाई, ये पूरे ग्लोब को या फिर पूरी पृथ्वी को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो इसके जो इधर का पार्ट है ये वाला, इतना जो पूरा पार्ट है ये वाला, तो इसको हम लोग बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध। आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है ना, तो पूर्वी गोलार्ध इसको बोलते हैं। इधर का जो एरिया है यहां से यहां तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। आइए आगे जानते हैं इसके बारे में। तो देखें, देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर पहुंचकर ये दूरी जो है ये हो जाती है शून्य, जहां पर सभी देशांतर रेखाएं आपस में मिल जाती हैं। तो देखो, अक्षांश और देशांतर रेखाओं में डिफरेंस है। ठीक है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं में क्या है? अंतर है। अगर हम लोग अक्षांश रेखाओं की बात करें तो यहां पे आप अक्षांश रेखाएं देखें ध्यान से कि जितनी भी अक्षांश रेखाएं थीं तो उनके बीच का जो गैप था वो हर जगह बराबर था। जितना गैप हमें यहां पर दिख रहा है उतना ही गैप हमें यहां पर भी दिख रहा है, उतना ही यहां पर भी है, उतना ही यहां पर भी है, उतना ही गैप यहां पर है और उतना ही गैप यहां पर है। यानी कि ये सभी पैरेलल हैं, समानांतर हैं और इनके बीच में मैंने आपको बताया था कि 111 किलोमीटर का अंतर होता है। लेकिन अगर हम देशांतर रेखाओं की बात करें तो जो आपकी देशांतर रेखाएं हैं ये देखें समानांतर नहीं है। जो आप बीच में लाइन देख रहे हो ये वाली, जो बीच की आपकी ये वाली लाइन है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और इसी को कहा जाता है भूमध्य रेखा। क्या कहा जाता है इसको? भूमध्य रेखा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो ये दो देशांतर रेखाएं हैं इनके बीच में जो सर्वाधिक दूरी है वो आपको भूमध्य रेखा के पास वाले क्षेत्रों में देखने को मिलेगी, है ना। जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो वैसे वैसे जो ये दूरी है इनके बीच की, ये क्या होती जाएगी? ये कम होती जाएगी। ठीक है, यहां पर देखें कितनी दूरी है, इतना गैप है, यहां पे कम हुआ, यहां पे और कम हुआ, फिर और कम हुआ और कम हुआ और उसके बाद ध्रुवों पर जाकर ये सभी रेखाएं आपस में मिल जाती हैं। ठीक है, तो यही चीज यहां पे समझाई जा रही है कि देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर क्या होती है? घटती जाती है और ध्रुवों पर पहुंचकर शून्य हो जाती है, जहां पर सभी देशांतर रेखाएं आपस में मिलती हैं। ठीक है, अगर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी की बात करें तो दो देशांतर रेखाओं के मध्य में जो दूरी होती है भूमध्य रेखा पर, ठीक है, भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर पर, वो होती है आपकी 111.32 किलोमीटर। कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। और जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाएंगे वैसे वैसे ये दूरी घटती जाएगी और ध्रुवों पर पहुंचकर ये दूरी शून्य हो जाएगी। कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि जो देशांतर रेखाओं के मध्य की जो दूरी है उसे क्या कहते हैं। तो इसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं गोरे। ध्यान रखेंगे, क्या बोलते हैं? गोरे। तो दो देशांतर रेखाओं के मध्य की जो दूरी है वह गोरे कहलाती है। आइए और पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए, सभी देशांतरीय यामोत्तर की लंबाई समान होती है। अब देखिए, एनसीईआरटी में वर्ड यूज किया गया है यामोत्तर। तो यामोत्तर का मतलब भी होता है देशांतर रेखाएं। याद रखेंगे, यामोत्तर का मतलब भी देशांतर रेखाएं होता है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो सभी देशांतरीय यामोत्तरों की जो लंबाई है वो कैसी होती है? समान होती है, यानी कि बराबर होती है, पर ये समानांतर नहीं होती, पर ये पैरेलल नहीं होती। मैं आपको पहले बता दी ये पैरेलल नहीं है। सब जगह जो गैप है देखें वो अलग अलग है, तो इसलिए ये पैरेलल नहीं है। अक्षांश रेखाएं पैरेलल थी, समानांतर थी। ग्रीनविच से होकर गुजरने वाली 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो अब ये 0 डिग्री देशांतर रेखा कौन सी है? तो आपने देखा कि ये उत्तरी ध्रुव है और यह है दक्षिणी ध्रुव। तो वो रेखा जो पृथ्वी को 20 से 2 बराबर भागों में डिवाइड करे, वह रेखा जो पृथ्वी को 20 से 2 बराबर भागों में डिवाइड करे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रधान देशांतर रेखा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रधान देशांतर रेखा। और अगर हम लोग मान की बात करें तो इसका जो मान होता है वो होता है 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या होता है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। सबसे लास्ट में जो आप देख रहे हैं ये वाली लाइन, इसका मान कितना होगा? इसका मान होगा 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। और इस तरफ आप जब देख रहे हो तो इसका मान क्या होगा? 180 डिग्री। तो इसका मान होगा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। अब यहां पर थोड़ा सा एक ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर तो अगर आपसे पूछा जाए कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो भाई 180 है इस तरफ, 180 है इस तरफ, तो 360 हो गई। और एक आप 0 डिग्री वाली काउंट कर लोगे प्रधान देशांतर रेखा, तो कितनी हो जाएंगी? 361। लेकिन ये आपका
आंसर जो है ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि पृथ्वी देखो कैसी है, पृथ्वी जो है वो गोल है, ठीक है। तो जब पृथ्वी पे आप लंबवत रेखा बनाओगे तो जो सबसे लास्ट में आपको ये रेखा दिख रही है 180 डिग्री देशांतर रेखा, यहां पे मैंने पूरब और पश्चिम इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है तो वही रेखा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा भी है, यानी ये दोनों सेम है, ये दोनों एक हैं। भाई अगर आप यहां से चलना शुरू करेंगे और दोबारा से मैप का चक्कर काट के आएंगे तो वापस आप इसी पोजीशन पे पहुंचेंगे आके ना। तो ये रेखा जो आप देख रहे हो और जो ये रेखा देख रहे हो, तो चाहे आप इस साइड से जाएं चाहे आप इस साइड से जाएं, एक बार आप इस रेखा को क्रॉस करोगे, इसीलिए ये दोनों रेखाएं एक ही होती हैं। तो देशांतर रेखाओं की संख्या आप याद रखोगे 360, ठीक है। अक्षांश में ऐसा नहीं था, अक्षांश रेखाएं सभी अलग अलग थीं। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है 181, जबकि देशांतर रेखाओं की संख्या होती है कितनी? देशांतर रेखाओं की संख्या होती है 360, यानी कि 360, ठीक है। चलिए और देखते हैं इसके बारे में। वही चीज को यहां पर दी भी गई है कि 0 डिग्री देशांतर के पूरब में 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं हैं एवं इस भाग को पूर्वी गोलार्ध बोलते हैं, और 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखाएं हैं और इस भाग को बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। तो मैंने आपको पहले भी बताया, ये बीच वाली आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, तो अगर इसके आप पूरब की ओर की बात करेंगे, इसके आप पूरब की ओर की बात करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे पूर्वी गोलार्ध, ये आपका पूर्वी गोलार्ध है। और इसके अगर आप लेफ्ट की बात करोगे तो ये है इसका पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे पश्चिमी गोलार्ध। भारत पूर्वी गोलार्ध में ही स्थित है, ये भी आप याद रखोगे। चलिए और पढ़ते हैं। अभी देखें, भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के मध्य की जो दूरी होती है वो होती है 111.32 किलोमीटर की, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहां पर कि दो देशांतर रेखाओं की जो मध्य की दूरी होती है वो भूमध्य रेखा पर 111.32 किलोमीटर की होती है। अगर हम 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने की बात करें तो 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। अब ये कैसे लगता है और क्या इसका जो है इंपॉर्टेंस है, इस चीज को समझना भी जरूरी है। थोड़ा सा मैप देखते हैं फिर से हम लोग। अभी आप देखें, जैसे कि आपने देखा कि एक आपका ये देशांतर है, इसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा। एक यहां पर आपकी देशांतर रेखा है, इसका मान चलिए हम लोग मान लेते हैं 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर, क्योंकि ये पश्चिम में है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर। क्लियर? अब मान लीजिए कि आप इस पॉइंट पे खड़े हैं, इसके एकदम ठीक सामने जो आपकी प्रधान देशांतर रेखा है, आप बिल्कुल उसके ठीक सामने खड़े हो, ठीक है। तो जो ये वाली रेखा है 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, अब चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है तो आप तो यहां पर खड़े हैं, लेकिन जो ये वाली रेखा है तो ये जब पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी लगातार रोटेट हो रही है तो ये 4 मिनट के बाद में इस पोजीशन पे आएगी जहां पे आप इसके ठीक सामने खड़े होगे। समझ में आया कि नहीं? तो कहने का मतलब यह हुआ कि जो देशांतर रेखाएं हैं तो उनमें 1 डिग्री जो है 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है? याद रखेंगे 4 मिनट का समय लगता है 1 डिग्री देशांतर की दूरी पृथ्वी को तय करने में। अगर हम लोग 15 डिग्री देशांतर की बात करें तो 15 डिग्री देशांतर जो है तो इसमें समय में लगभग 1 घंटे का अंतर हो जाता है। और जो मैंने आपको अभी 180 डिग्री देशांतर रेखा बताई तो इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। अभी आप ध्यान से देखें, देखो जो बीच में रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रधान देशांतर रेखा, तो इससे समय का निर्धारण होता है। इससे क्या होता है? इससे समय का निर्धारण होता है। और जबकि आपकी जो ये 180 डिग्री देशांतर रेखा है, ये दोनों साइड होगी, तो इससे आपका तिथि का निर्धारण होता है। किसका निर्धारण होता है? तिथि का निर्धारण होता है, ठीक है। समझ में आया? तो वही चीज यहां पर बताई गई है कि जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है उसको बोलते हैं 180 डिग्री देशांतर रेखा, और यही ऐसी रेखा है जो कि किसी देश से नहीं गुजरती, ठीक है। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है ये किसी भी देश से होकर नहीं गुजरती। अब इसका रीजन क्या है कि क्यों देश से नहीं गुजरती? मान लीजिए कोई ये देश है इस तरीके से, और यहां से बीच से हमने इस रेखा को निकाल दिया, तो अब यहां वाला जो पार्ट है यहां पे अलग जो है आपकी डेट होगी, और जो ये वाला पार्ट है यहां पर आपकी अलग डेट होगी। तो जब एक ही देश में 2 डेट हो जाएंगी तो बड़ा वहां पर जो सिस्टम है वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। व्यवस्था जो है उसको संभालने में काफी वक्त लगेगा। तो इसी वजह से अंतरराष्ट्रीय रेखा को किसी भी एक देश से नहीं गुजारते। इसके रास्ते में जहां पर भी कोई देश आता है तो वहां पर इसको थोड़ा सा समुद्र की ओर मोड़ दिया जाता है ताकि उस देश में ये डिस्टर्बेंस ना होने पाए, ठीक है।
180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ये दोनों रेखाएं एक ही देशांतर पर स्थित हैं। ये दोनों जो देशांतर रेखाएं हैं ये एक ही रेखा पर स्थित हैं, जो मैंने आपको पहले बताया। ये लास्ट वाली जो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर है और ये वाली जो 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर है, ये दोनों रेखाएं सेम हैं, दोनों ही रेखाएं जो हैं वो एक हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखें देशांतर और समय का निर्धारण। तो जो ये अक्षांश रेखाएं हैं और देशांतर रेखाएं हैं, तो इनका इंपॉर्टेंस क्यों है? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो देखो अक्षांश रेखाओं का अभी तक आपने देखा, वो आपने देखा कि मौसम का निर्धारण। तो कहां पर उष्ण कटिबंध है, कहां पर जो है आपका शीतोष्ण कटिबंध है, कहां पर जो है आपका शीत कटिबंध है। तो इन सभी का निर्धारण करने के लिए हमें अक्षांश रेखाओं की जरूरत पड़ती है। उसी की सहायता से हम यह जो है डिसाइड कर सकते हैं कि कहां पर कौन सा आपका टेम्परेट जोन होगा। ठीक है, अब अगर हम लोग देशांतर रेखाओं की बात करें, तो देशांतर रेखाओं का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो है टाइम का निर्धारण, यानी कि समय का निर्धारण। ठीक है, तो आइए इसको जानते हैं। तो समय को मापने का जो सबसे अच्छा साधन है वो है पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति। ये सभी नेचुरल हैं, ये सभी प्राकृतिक हैं और कभी भी कुछ भी लेट नहीं होता। करोड़ों साल पहले से जब से इनका जो है मतलब निर्माण हुआ, जब से प्रकृति ने इनको बनाया, तब से लेकर आज तक हर चीज बिल्कुल ठीक टाइम पर होती है, थोड़ा सा भी अंतर नहीं होता है ना। देखें, सूर्योदय और सूर्यास्त ये प्रतिदिन होता है और यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का एक साधन है। प्राचीन समय में इसका यूज करते थे समय के निर्धारण करने के लिए, सूर्योदय और सूर्यास्त का। ठीक है, एक होता है लोकल टाइम। क्या होता है लोकल टाइम? जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्थानीय समय। लोकल टाइम को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थानीय समय। तो स्थानीय समय का जो अनुमान है वो सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। दोपहर में सबसे छोटी होती है परछाई तथा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय परछाई सबसे लंबी होती है। तो ये पॉइंट भी याद रखोगे, कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, दोपहर में सबसे लंबी पर टिक कर देते हैं। तो आप याद रखोगे दोपहर में परछाई सबसे छोटी बनती है, जबकि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो ये परछाई है ये सबसे लंबी होती है। ठीक है, ग्रीनविच पर स्थित प्रधान देशांतर रेखा यानी कि वही आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं प्रधान देशांतर रेखा। तो ग्रीनविच पर स्थित प्रधान देशांतर रेखा पर सूर्य जिस समय आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है, तो उस समय उन सब स्थानों पर दोपहर होती है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। इस कारण वे स्थान जो ग्रीनविच के पूरब में हैं, उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा, एवं वे स्थान जो ग्रीनविच से पीछे हैं या फिर पश्चिम में हैं, उनका समय क्या होगा? ग्रीनविच से पीछे होगा। इसको मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। देखें, ये आप जो देख रहे हो, जितनी भी इसमें जो लाइंस बनी हुई हैं, ये सभी देशांतर रेखाएं हैं। बीच में जो आप देख रहे हैं ये वाली लाइन, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, या फिर इसको बोलते हैं प्रधान देशांतर रेखा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रधान देशांतर रेखा। पूरे विश्व का निर्धारण जो है वो इन्हीं रेखाओं के माध्यम से होता है। और जो आपने ग्रीनविच पढ़ा, तो ग्रीनविच जो है आपका इंग्लैंड के पास में स्थित एक स्थान है, जहां पे सबसे बड़ी ऑब्जर्वेटरी है। तो इसीलिए इसको ग्रीनविच रेखा बोलते हैं, क्योंकि ये ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है। ठीक, अब पृथ्वी कैसे घूमती है? पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर। तो आपको पता है कि इस तरफ ईस्ट होता है, ठीक है, और फिर से लिख देता हूं मैं, यहां पे इस तरफ होता है ईस्ट, इस तरफ क्या होता है? इस तरफ होता है वेस्ट, यहां पे ऊपर जो है होता है नॉर्थ, और यहां पे होता है साउथ। तो पृथ्वी लगातार रोटेट कर रही है वेस्ट से किधर? वेस्ट से हमेशा अर्थ की तरफ, सॉरी ईस्ट की तरफ। वेस्ट से ईस्ट की तरफ यानी कि पश्चिम से पूरब की तरफ पृथ्वी लगातार घूम रही है। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति जो है वो इस पॉइंट के सामने खड़ा है, जीएमटी वाली जो लाइन है, प्रधान देशांतर रेखा, वहां पर खड़ा है, और यहां पर 12 बजा है दोपहर का। कितना बजा है? 12। अब पृथ्वी, आपको पता है पृथ्वी जो है वो घूम रही है कैसे? पश्चिम से पूरब की ओर। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। तो आप अगर इस वाली रेखा के सामने खड़े हैं, और जो यहां पर आपकी ये वाली रेखा है, यहां पर जो ये वाली रेखा है, ठीक है, तो अब इसका जो मान है वो है 1 डिग्री देशांतर। कितना है? 1 डिग्री देशांतर। ये 0 डिग्री देशांतर है और ये 1 डिग्री देशांतर है। तो अब ये वाला जो पॉइंट है ये 4 मिनट के बाद में यहां पर पहुंचेगा जहां पर आप थे, है ना, क्योंकि पृथ्वी भाई लगातार रोटेट हो रही है पश्चिम से पूरब की ओर।
तो जहां पे आपका 0 डिग्री अक्षांश था तो 1 डिग्री पश्चिमी अक्षांश को यहां तक आने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक, और जब आप यहां पर खड़े हैं इस लाइन के ठीक सामने, तो आप जब खड़े हुए तो आपसे 4 मिनट पहले जो ये 1 डिग्री पूर्वी देशांतर था वो यहां पर था। अब जब आप यहां पर आए तब तक ये आगे चला गया, क्योंकि आपको 4 मिनट हो गए आए हुए, तो ये आपके आगे चला गया, लेकिन 4 मिनट पहले ये यहीं पर था। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप दोपहर में खड़े हैं ग्रीनविच के सामने और यहां पर बजा है दोपहर का 12, तो यहां पर बजा होगा 12:04, क्योंकि 4 मिनट पहले ये वाला पॉइंट इस रेखा के ठीक सामने होगा। ये वाला जो पॉइंट है 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर वाला, यहां पर आपका जो टाइम है, ठीक है, वो कितना होगा, यहां पर आपका जो टाइम है वो होगा 11:56, क्योंकि 4 मिनट के बाद में ये टाइम यहां पर आएगा, ये पॉइंट यहां पर आएगा जब यहां पर 12 बजेगा। तो कुछ इस तरीके से समय का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो जब आप जाते हैं पूरब की ओर तो समय हमेशा बढ़ता है, और जब आप जाते हैं पश्चिम की ओर तो समय हमेशा क्या होता है, घटता होता है। ये लास्ट में आप जो देख रहे हो ये 180 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं। इस तरफ ईस्ट है, इस तरफ वेस्ट है। तो ये सिर्फ मैप में हमें यहाँ पे ग्लोब पे दिख रहा है, रियल में ये दोनों ही रेखाएं एक हैं। जब आप इस मैप को फोल्ड करोगे तो दोनों रेखाएं आपस में मिल जाएंगी, तो इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी बोलते हैं, और इसी से जो आपकी डेट है वो चेंज होती हैं। और 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, ये किसी भी देश से होकर नहीं गुजरती है। चलिए, यहां पे आपको कॉन्टिनेंट भी दिख रहे हैं। ये आपका एशिया महाद्वीप है, ये आपका यूरोप महाद्वीप है, ये नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिणी अमेरिका है, ये अफ्रीका है, और ये ऑस्ट्रेलिया है। तो आने वाली क्लासेस में हम लोग मैप पे डिस्कस करेंगे। हाँ, और सबसे नीचे आप जो देख रहे हो ये है अंटार्कटिका, जिसको श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि इस महाद्वीप का जो 98% भाग है वो 1.6 किलोमीटर मोटी स्थायी बर्फ से ढका हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया एशिया में, या आप देख रहे हो मैप में, या इंडिया है, तो इंडिया जो है वो एशिया में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखें। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्थानीय समय, यानी कि आपका लोकल टाइम। देखो, एक होता है स्टैंडर्ड टाइम, याद रखोगे। एक क्या होता है, एक होता है स्टैंडर्ड टाइम और एक होता है आपका लोकल टाइम। तो इन दोनों टाइम में डिफरेंस होता है। इन दोनों टाइम में क्या होता है, डिफरेंस होता है। जैसे कि आपको पता है कि जो भारत का मानक समय है, भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है वहां से लिया गया है ना। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। तो ये हो गया भारत का मानक समय। अब स्थानीय समय यानी कि जहां पर देखो आप अभी रहते हो, जहां पे जिस भी शहर में आप रहते हो, तो वहां का जो स्थानीय समय है वो क्या है। तो वो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि आपके यहाँ जो सूर्योदय है वो मान लो 6 बजे होता है, तो उसी समय बहुत सारे स्टेट होंगे जहां पे सूर्योदय 6 बजे से पहले ऑलरेडी हो चुका होगा, और कुछ स्टेट ऐसी भी होंगी जहां पर सूर्योदय जो है वो 6 बजे के काफी बाद होगा। तो कहने का मतलब है जो ये लोकल टाइम है ये हर जगह अलग अलग होता है। ठीक है, अब लोकल टाइम कहते किसको है, तो वही चीज यहां पर समझाई गई है। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो वह समय उस स्थान का स्थानीय समय होता है। क्लियर? अब आपके समझ में आ गया होगा कि स्थानीय समय क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं मानक समय के बारे में, जिसका यूज ऑलरेडी हम लोग करते आ रहे हैं। तो किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो उसको बोलते हैं उस स्थान का स्थानीय समय। लेकिन जो आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है इसको बोलते हैं भारत का मानक समय। तो मानक समय होता क्या है, तो जो रेखा भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरे, कहां से गुजरे, मध्य से गुजरे, तो उसको हम लोग बोलते हैं मानक समय। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मानक समय। अब यहां पे देखें, ये इंडिया का मैप है, ये इंडिया का मैप है। तो यहां पे आप देखो ये नॉर्थ है, ये आपका जो है क्या है, साउथ है, और ये है आपका ईस्ट, और इस तरफ है वेस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ से साउथ को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं इन्हीं को हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखा। तो वो रेखा जो भारत को 20 से 2 बराबर भागों में लगभग डिवाइड करे, भारत के बिल्कुल बीच से गुजरे, तो इसी रेखा को हम लोग बोलते हैं भारतीय मानक समय रेखा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं भारतीय मानक समय रेखा। इसका जो मान है वो होता है आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। क्या मान होता है इसका, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक है, तो 82.5 डिग्री जो आपका ये पूर्वी देशांतर रेखा है ये भारतीय मानक समय रेखा कही जाती है, और यह रेखा जो है ये इलाहाबाद के पास जो है नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है। ठीक, इस देशांतर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय कहा जाता है। तो इसको अच्छे से समझ लें कि जैसे कि ये रेखा जो है इलाहाबाद के पास नैनी नामक स्थान से गुजरती है, यूपी से। ठीक है, तो अब जब यहां पर दोपहर होती है, इलाहाबाद में जब दोपहर होती है तो उसमें पूरे भारत में दोपहर होगी।
जम्मू कश्मीर में भी होगी, ठीक है, तमिलनाडु में भी होगी, अरुणाचल प्रदेश में भी होगी और आपकी गुजरात में भी होगी। हर जगह यानी कि एक ही समय होगा। तो इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। लेकिन अगर हम लोग लोकल लैंग्वेज की बात करें, लोकल हम लोग टाइम की बात करें, तो इधर आपका ये अरुणाचल प्रदेश है। ये क्या है? ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। और इस तरफ जो लास्ट में आप देख रहे हो ये क्या है? ये है गुजरात। ये क्या है? गुजरात। क्लियर? तो इन दोनों के बीच में, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। कितना अंतर है? देशांतर। अभी मैंने आपको बताया कि एक देशांतर के बीच में जो भूमध्य रेखा पर दूरी होती है वो होती है 111.32 किलोमीटर की, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप अरुणाचल प्रदेश और आप गुजरात की बात करेंगे तो कि दोनों के बीच में 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। अभी आपने ये पढ़ा कि 1 डिग्री देशांतर की जो दूरी है इसको तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। तो यानी कि जो ये 30 डिग्री देशांतर है, तो 30 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को समय कितना लगेगा? 30 गुणे 4 मिनट। अब 30 गुणे 4 मिनट कितना हो जाएगा आपका? 120 मिनट। और 120 मिनट बराबर होता है किसका? 2 घंटे का। तो आप क्वेश्चन अक्सर पढ़ते आ रहे होंगे कि भारत का जो पूर्वी बिंदु है यानी कि ये वाला, और जो भारत का पश्चिमी बिंदु है यानी कि ये वाला, तो इनके बीच में समय में कितना अंतर है? तो आपने पढ़ा होगा कि इनके बीच में समय में 2 घंटे का अंतर है। अगर यहां पर सूर्योदय होता है 5 बजे, तो उसी दिन यहां पर जो सूर्योदय है वो कितने बजे होगा आपका? वो यहाँ पे AM होगा 5 बजे सुबह मॉर्निंग में। तो यहां पर सूर्योदय कितने बजे होगा? यहां पे जो आपका सूर्योदय है, ठीक है, वो होगा आपका 7 बजे। अब ऐसा क्यों? 2 घंटे का ये जो डिफरेंस है ये क्यों? क्योंकि इनके बीच में 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। और अभी आपको मैंने बताया कि 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। तो यानी कि 30 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का समय लगेगा। क्लियर? चलिए, यहां पर हम लोग मैप देख रहे हैं, तो मैप के बारे में मैं एक पॉइंट आपको और बता देता हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो ये आप देख रहे हो, ये भारत का उत्तरी बिंदु है। तो भारत का जो उत्तरी बिंदु है इसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा कॉल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल। भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वो एक भारत का मुख्य भूमि है ये, और ये अगर देखें अंडमान निकोबार, ये अंडमान निकोबार है। ये इस तरफ जो देख रहे हो ये अंडमान निकोबार है, और इस तरफ जो आप देख रहे हो ये लक्षद्वीप है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो जो ये लास्ट वाला पॉइंट है ये इस वाले पॉइंट से भी नीचे है। तो जो भारत का दक्षिणी बिंदु है वो है अंडमान निकोबार में, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट, ठीक है। जो भारत का पूर्वी बिंदु है वो इस पॉइंट पे है, यहां पे। इसको हम लोग बोलते हैं वलांगू, अरुणाचल प्रदेश में है वलांगू, किबिथु भी कहा जाता है इसको। जो भारत का पश्चिमी बिंदु है वो यहां पर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सर क्रीक, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? सर क्रीक। ये आपका गुजरात में है। तो इंदिरा काल कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर में, उत्तरी बिंदु। इंदिरा पॉइंट कहां स्थित है? अंडमान निकोबार में, दक्षिणी बिंदु। वलांगू कहां स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, पूर्वी बिंदु। सर क्रीक कहां स्थित है? गुजरात में, पश्चिमी बिंदु। अगर पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, जो भारत की मुख्य भूमि है, तो भारत की मुख्य भूमि यानी कि ये वाली, ये तो भाई द्वीपीय क्षेत्र हो गया, ये मुख्य भूमि से हटकर है ना। तो जो भारत का मुख्य भूमि है, तो इसका जो सबसे दक्षिणी बिंदु है उसको हम लोग बोलते हैं केप कैमोरिन। क्या बोलते हैं इसको? केप कैमोरिन, जिसे कन्याकुमारी भी कहा जाता है। तो याद कर लीजिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखें, भारत जो है, भारत ग्रीनविच के 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है, एवं यहां का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 हुए होंगे। अगर आप वर्ल्ड का मैप देखोगे कुछ इस तरीके से, तो आपको जो है इंग्लैंड जो है वो यहां पर दिखेगा और इंडिया यहां पर दिखेगा। चलिए मैप में देख लेते हैं। देखें ये वाला मैप देखें, तो यूरोप में इंग्लैंड है, तो इंग्लैंड इस पोजीशन पे है, यहां पर इंग्लैंड है, और यहां पे आपका है इंडिया। तो अगर आप यूरोप से कंपेयर करोगे तो इंडिया जो है वो यूरोप के ईस्ट में है, पूरब में है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया कि जब भी आप पूरब में जाओगे तो समय हमेशा इंक्रीज होगा, जब भी आप पश्चिम में जाओगे तो समय हमेशा क्या होगा? लेस होगा, यानी कि कम होगा, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो वही यहां पर रीजन दिया हुआ है कि
भारत ग्रीनविच के 82 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है, इसलिए यहाँ का जो समय है वो ग्रीनविच से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। तो एक देशांतर बराबर 4 मिनट, यानी कि 82 डिग्री देशांतर बराबर 5 घंटे 30 मिनट। चूंकि ईस्ट में है भारत, इसलिए ये टाइम बढ़ेगा। ठीक है, तो जब लंदन में बजे होंगे दोपहर के 2, तो अपने यहाँ कितना बजा होगा? अपने यहाँ बजा होगा शाम को 7:30। क्लियर। अगर हम रूस की बात करें तो रूस में 11 टाइम जोन है। रूस में 11 टाइम जोन है। विश्व में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है वो है रूस। तो अगर आप रशिया देखोगे तो रशिया यहां से स्टार्ट होता है यूरोप से, और रशिया एशिया तक है। ठीक है, रशिया जो है वो एशिया तक है। तो रशिया एक ऐसा देश है जो कि 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। तो रूस का वह भाग जो कि एशिया महाद्वीप में आता है उसी को हम लोग साइबेरिया बोलते हैं। साइबेरिया आप सबने सुना होगा, तो साइबेरिया होता क्या है ये भी जान लें। तो रूस का वह भाग जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है उसको बोलते हैं साइबेरिया। ठीक है, चलिए आगे देखें। तो रूस में कितने टाइम जोन है? रूस में 11 टाइम जोन है। रूस में 11 टाइम जोन है, और प्रत्येक जो समय क्षेत्र का विस्तार है, यानी कि एक जो टाइम जोन का विस्तार है वो 15 डिग्री देशांतर तक ही होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक टाइम जोन जो है आपका, एक टाइम जोन 1 घंटे का होता है, तो एक टाइम जोन का जो विस्तार है वो 15 डिग्री देशांतर तक होता है। जब उसके बाद आप जाएंगे तो फिर आपका जो ये टाइम जोन है वो क्या होगा? वो बदल जाएगा। तो रूस में है 11 टाइम जोन। अगर हम बात करें यूएसए की, संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो वहां पे 6 टाइम जोन है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में सिर्फ एक ही टाइम जोन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि हम इस तरह के और वीडियोस बनाते रहें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आरजी स्मार्ट क्लास। धन्यवाद।